ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। F-35 और F-15 समेत 200 से अधिक लड़ाकू विमानों ने ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को निशाना बनाया। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की 12 जून 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जो लगभग 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इस हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी के साथ साथ डॉक्टर फरीदन अब्बासी और डॉक्टर तेहरानची सहित 6 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों और 20 से अधिक सैन्य कमांडर मारे गए। पूरा विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, यमन और सीरिया में हड़कंप के बीच अब इजराइल और ईरान युद्ध ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे तो मध्य पूर्व का इतिहास और भू राजनीतिक टकराव हमेशा से वैश्विक सुर्खियां बटोरता रहा है, लेकिन इस बार मामला काफी आगे बढ़ गया है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन और ईरान के ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इस युद्ध की शुरुआत के पीछे गहरे ऐतिहासिक और भू राजनीतिक कारण है और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और अमेरिका की संलिप्तता ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। G7 के देशों ने भी खुलकर ईरान पर इजरायली हमले का सपोर्ट किया है और अमेरिका ने सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा तक कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको ईरान इजरायल युद्ध का पूरा टाइमलाइन बताऊंगा और साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे अमेरिका युद्ध के लिए आतुर है और संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव की जड़ें दशकों पुरानी है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक और भू राजनीतिक कारकों से जुड़ी हुई हैं। मौजूदा टकराव का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। दरअसल इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की 12 जून 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जो लगभग 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा 1% भी बढ़ा दी जाती है, उसे संवर्धित यूरेनियम कहा जाता है। इजरायल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। ईरान ने इस रिपोर्ट को साजिश करार दिया। पूरी घटना का टाइमलाइन देखें तो 12 जून को IAEA की रिपोर्ट ने ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम होने का दावा किया, जिसे इजरायल ने अपने लिए खतरा माना। उसी दिन इजरायल ने सैन्य कार्रवाई की योजना शुरू की, जिसकी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों को दी जा चुकी थी। उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई होगी और कोई उसे नहीं बचा पाएगा। 13 जून 2025 को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। F-35 और F-15 समेत 200 से अधिक लड़ाकू विमानों ने ईरान के नताज और इस्फहान में परमाणु संवर्धन केंद्रों, सैन्य ठिकानों और तेहरान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी के साथ साथ डॉक्टर फरीदन अब्बासी और डॉक्टर तेहरानची सहित 6 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों और 20 से अधिक सैन्य कमांडर मारे गए। इसके बाद ईरान की सरकारी मीडिया ने 78 लोगों की मौत की पुष्टि की, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स में 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। इसी दिन IAEA ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे वैश्विक उड़ानें, जिसमें एयर इंडिया की उड़ानें शामिल थीं, ये सभी प्रभावित हुई। इजरायली हमले के बाद ईरान ने 14 जून 2025 को करारा पलटवार किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजरायल पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को निशाना बनाया। इन हमलों में 3 इजरायली नागरिक मारे गए और 170 से अधिक घायल हुए। इजरायल का आयरन डोम मिसाइल रक्षा तंत्र कई ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान ने दावा किया कि उसने 10 इजरायली लड़ाकू विमानों को मार गिराया, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई।
इसी दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल को खून से सने हाथों वाला अपराधी करार देते हुए नरक के दरवाजे खोलने की धमकी दी। ईरानी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए जवाबी कार्रवाई का अधिकार बताया। अगले दिन 15 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इस हमले से गैस उत्पादन ठप हो गया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने की संभावना है। इस इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर पेटाह टिकवा और तेल अवीव में मिसाइल हमले तेज किए, जिसमें 22 इजरायली नागरिक मारे गए। ईरानी हमले से बौखलाए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 16 जून 2025 को विवादित बयान दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने दावा किया कि खामेनेई की हत्या से यह युद्ध खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, सैकड़ों मिसाइलों और लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरानी जनता से अपील की कि उनकी जंग तानाशाही शासन से है, न कि ईरान की जनता से। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जवाब में इजरायल को बर्बाद करने की कसम खाई और कहा कि इजरायल को उसके जघन्य अपराधों की सजा मिलेगी। आज अगर 17 जून 2025 तक के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो ईरान में अब तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 60 लोग पिछले 2 दिनों में मारे गए और इन 60 में से मारे गए बच्चों की संख्या 29 है। वहीं इजरायल में मरने वाले लोगों की संख्या 22 है। इजरायल ने तेहरान और बुशेहर में तेल डिपो को निशाना बनाया, जिससे ईरान की ऊर्जा आपूर्ति पर संकट गहरा गया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग भी की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इजरायली हमलों को अमेरिका की ओर से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध में इजरायल का खुला समर्थन किया, लेकिन उनके बयानों ने तनाव को और अधिक भड़काया है। ट्रंप ने 13 जून को दावा किया कि उन्हें इजरायली हमलों की पहले से जानकारी थी। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को शर्म और मौत से बचाने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पास समझौता करने का आखिरी मौका है। साथ ही ट्रंप ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम रोकने की मांग की और कहा कि अगर ईरान समझौता करता है तो डील काफी नजदीक है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने 13 जून को इजरायली हमले को शानदार करार दिया और कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, जबकि ईरान पर इजरायली हमलों के तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि इस हमले में अमेरिका का कहीं से भी कोई रोल नहीं है। यह बयान अमेरिका की तटस्थता दिखाने की कोशिश थी, लेकिन ट्रंप के बयानों ने अमेरिका के दोमुंहेपन को उजागर कर दिया। 16 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उन्होंने ईरान को 60 दिनों का समय दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना की पूरी ताकत ईरान पर बरसेगी, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसी बीच खबर है कि ट्रंप G7 समिट बीच में ही छोड़कर लौट गए हैं। अगर हम ईरान और इजरायल युद्ध में वैश्विक प्रतिक्रिया की बात करें तो अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैन्य संसाधन भेजने की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को अमेरिकी वायुसेना के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर पर दिखाई दिए। इनमें KC-135R और KC-46A टैंकर शामिल थे। ये सभी टैंकर हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के काम आते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग के दौरान 28 की संख्या में ये अमेरिकी एरियल रिफ्यूलर अटलांटिक के ऊपर पूर्व की ओर बढ़ रहे थे। यह स्पष्ट नहीं है कि वे अपने साथ लड़ाकू विमानों को लेकर जा रहे थे या नहीं। ऐसे में ट्रंप के बयान, रक्षा सचिव की बातें और अब एक साथ 28 टैंकर एयरक्राफ्ट का पूर्व की ओर बढ़ते देख यह काफी हद तक क्लियर हो गया है कि अमेरिका पिछले दरवाजे से इस युद्ध में पूरी तरह से कूद चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से जल्द तेहरान को खाली करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सख्त चेतावनी के बाद ईरानी राजधानी में अफरा तफरी का माहौल है। जारी इजरायली हमलों के मद्देनजर लोग पहले ही बड़ी संख्या में तेहरान छोड़ रहे थे, लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद इस शहर में पलायन की रफ्तार तेज हो गई है। तेहरान से बाहर जाने वाली सड़कों पर भारी जाम लगा है। वहीं चीन और रूस ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। भारत ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की और युद्ध को बंद करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन यूएन में कोई ठोस प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। वहीं सऊदी अरब, यूएई और कतर ने इजरायली हमलों की निंदा की और शांति वार्ता की अपील की है।
आपको बता दें कि 1948 से 1979 तक जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, तब इजराइल और ईरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते थे। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अवैध यहूदी राज्य करार दिया और इसके खिलाफ अपनी नीति को कड़ा कर लिया। वहीं इजराइल भी ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण मानता है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव की जड़ें गहरी हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा मानी जाती है। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। दूसरी ओर ईरान इजराइल को अवैध यहूदी राज्य मानता है और लेबनान के हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन के हमास और अन्य प्रॉक्सी समूहों के जरिए क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। 2024 में हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाइयों ने ईरान को उकसाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ध्यान देने वाली बात है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए साल 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया। उसी दौर में अमेरिका की ओर से ईरान पर लगातार कई प्रतिबंध लगाए गए। ईरान के साथ भारत का तेल व्यापार तब से ही कम होना शुरू हुआ था। अब 2025 में परमाणु वार्ता के छठे दौर की विफलता ने इजराइल को हमले के लिए उकसा दिया। 1 अप्रैल 2025 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। उसके बाद 13 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ युद्ध अब घातक रूप ले चुका है। इस युद्ध ने मध्य पूर्व को एक नए और खतरनाक दौर में धकेल दिया है। ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाइयों ने इजराइल को भी काफी प्रभावित किया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से वैश्विक तेल की कीमतें 7.5% तक बढ़ गई हैं, जो मार्च 2022 के बाद सबसे बड़ी उछाल है। भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स में हर दिन गिरावट देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल का सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य अव्यवहारिक है। ईरानी जनता में शासन के खिलाफ असंतोष है, लेकिन इजरायली हमलों ने उल्टा राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया है। ईरान इजराइल युद्ध 2025 मध्य पूर्व की जटिल भू राजनीति का एक और अध्याय है। परमाणु महत्वाकांक्षा, क्षेत्रीय वर्चस्व और ऐतिहासिक दुश्मनी ने इस जंग को जन्म दिया, जिसमें ट्रंप के उकसावे वाले बयान और अमेरिका की संलिप्तता ने आग में घी का काम किया है। नेतन्याहू और खामेनेई के बीच यह जंग न केवल सैन्य बल्कि वैचारिक और रणनीतिक भी है। क्या यह युद्ध क्षेत्रीय सत्ता परिवर्तन की ओर ले जाएगा? यह एक लंबी विनाशकारी जंग का रूप ले लेगा? इसका जवाब समय और कूटनीति के हाथों में है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।